इतने समय से आप कार्टून बना रहे हैं, फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि वही कार्टून बनाना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था? कई बार तो हमने कह भी दिया कि नहीं, इस पर मैं नहीं बना पाऊँ। एक डेमोक्रेसी में कार्टूनिस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है? इस सवाल ने तो मुझे मार ही डाला। एक कार्टून बनाने की क्रिएटिव प्रोसेस क्या हो? और श्रेष्ठता तो तब आती है जब आप बिना संवाद का कार्टून बनाते हैं, क्योंकि हम वही बनाते हैं जो हमें बनाना है। तो महिला कार्टूनिस्ट की अगर हम बात करें तो वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। नहीं, ये रीज़न तो मैं खुद खोज रहा हूँ अभी तक। एक कच्चा सा कारण मुझे जो समझ में आता। अगर हम बात करें तो इंटरनेट आ गया है, एआई भी आ गया है, इनका और कार्टूनिस्ट ये एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेज? मैंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि मैं इंदौर के किस चौराहे पे पान की दुकान लगाऊंगा। बड़े खास होते हैं वो लोग जो बड़ी से बड़ी बात को भी कम शब्दों में कह जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर से गंभीर मुद्दों को भी बड़ी सहजता से समझाते हैं और साथ ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी बिखेर देते हैं। और यही काम होता है एक कार्टूनिस्ट का। हमारे आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं देश के मशहूर कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति के इस एपिसोड में, और साथ ही ढेर सारी बधाई आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिलने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका नाम स्माइल है वो आपका ओरिजिनल नाम है या जो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं उसके लिए आपको इनाम दिया गया है? इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल नाम अरे है, वाह। लेकिन इस नाम के अनुरूप मैं उस पेशे में चले गया। जी। तो लोग, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये अक्सर लोगों का सवाल होता है जी। कि क्या ये नाम आपने बाद में ओढ़ा? पर सच ऐसा नहीं है। सच ऐसा ही है कि ईश्वर ने मुझे ये नाम भी दे दिया और संयोग से काम भी यही दे दिया। तो नाम ये रहा इसीलिए शायद आपको लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट आया और आप इस प्रोफेशन में आ गए? हो सकता है कुदरत पता नहीं क्या किस एंगल से खेल खेल लेती है। जी। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि बचपन से ही जो मेरी आदत थी थोड़ी सी हास्य की तरफ थी। मैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं हास्य ढूंढता था। बिल्कुल मुझे इस बात का आभास भी नहीं था कि मैं कभी कार्टूनिस्ट बनूंगा, लेकिन हाँ, चित्रकारी का हल्का हल्का शौक था और उसमें कभी कभी थोड़ा सा आड़ा तिरछा लाइनें बना के और कार्टून की तरफ बढ़ने लगा। पर उसका कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे कार्टूनिस्ट बनना है या उस लाइन में जाना है, पर वो जाते जाते ही चले गया। जी। तो ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि ये आपका नेचुरल, एक तरीके से आप कहेंगे टैलेंट था या आपका इंक्लिनेशन था, कह सकते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपको किसी इंसिडेंट्स ने या किसी पर्सन ने आपको इंस्पायर किया होगा कि आप इस लाइन में आए। ये सवाल सही है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग बताता हूँ जी। कि मैं जब 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, चित्रकारी करने का शौक था, और यकीन मानिए मैं जिस जगह रहता था मुझे ये भी नहीं पता था कि चित्रकारी के लिए किस तरह के कागज़ लिए जाते हैं या किस तरह की पेन ली जाती है। रूलिंग पेपर पर मैं अपने सहपाठी, अपने आसपास के मित्रों का क्लास में बैठकर उनके कार्टून बनाता था। और कभी कभी तो ये गुस्ताखी भी की मैंने कि अपने शिक्षक का भी कार्टून बनाया। तो घटना एक बार यूँ हुई कि मैं, अपने एक शिक्षक थे जिनका नाम हिम्मतराव सोनी था, नाम भी मुझे याद है। जी। तो उनका मैंने कार्टून बनाया और संयोग से वो इतना हास्यास्पद कार्टून बना कि मेरे पास में बैठा हुआ एक दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाया, और उस बिल्कुल साइलेंट क्लास में वो जोर से हंसा। तो शिक्षक एकदम पलटे और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? तो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि सर, इसने आपका कार्टून बनाया। मैं अंदर तक कांप गया कि अब मुझे भयानक सजा मिलेगी। यही मेरा टर्निंग पॉइंट है कि उन शिक्षक महोदय ने मुझे कहा, खड़े हो। उन्होंने कहा, बेटा, कार्टून बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको क्लास में मत बनाओ, घर पर बनाओ। उस बात ने मेरे अंदर इतना गहरा असर किया कि वाकई में ब्रिलियंट बनने के लिए घर पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगा। और ऐसे ही एक दिन कोई मौका आया और कोई जो पारखी थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अखबार में जाना चाहिए, और इस तरह मैं अखबार तक पहुंचा। लेकिन आपने फिर उसके लिए डिप्लोमा भी किया, मतलब आपका इंक्लिनेशन आ गया था कि आपको इसी फील्ड में आगे जाना है? मेरा तो हमेशा से ये मानना है जी। कि कला ईश्वर का ही एक आशीर्वाद है, तो वो तो था, लेकिन उसको ऐसा मेरा ये कहना है कि संसार में किसी को कला सिखाई नहीं जा सकती, बल्कि वो संवारी जा सकती है। तो उस संवारने के लिए ही मैंने जब इंदौर पहुंचा तो इंदौर में फाइन आर्ट कॉलेज था एक, और वो ज्वाइन किया और वहाँ से मेरे फिर आपने अपने आप फिर को वहाँ और से बेहतर निखार किया। आया। बिल्कुल बिल्कुल जी।
जैसे जो महान कार्टूनिस्ट की अगर हम बात करें इंडिया में, शायद आर के नारायण है, उनको कोई आर के लक्ष्मण थे, उनको कोई नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता जी। उन्होंने ये कहा था कि कार्टूनिस्ट के अंदर 3 बातें होना बहुत अहम होती है, कि एक तो ड्राइंग स्किल हो उनकी, सेंस ऑफ ह्यूमर हो और जनरल नॉलेज हो। आप कितना सहमत हैं इन 3 बातों से? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह सहमत होना ही होगा, क्योंकि एक कार्टूनिस्ट एक अच्छा चित्रकार नहीं होगा तो वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। सबसे पहली दृष्टि जब आपकी कार्टून पर पड़ती है तो आप उसकी चित्रकला को देखते हैं कि वो कितनी आकर्षक है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा कार्टून है लेकिन उसका ड्राइंग खराब है, तो शायद वो थोड़ा सा ऊब पैदा करता है। और अगर वो बहुत आकर्षक है तो वो उस पर आकर्षित होता है। उसके बाद उसका विषय वस्तु उसने कितना अच्छा दिया है, उसने हास्य कितना सलीके से डाला है, वह निर्भर करता है। और दूसरा ये कि कोई व्यक्ति किसी घटना को किसी और घटना से जोड़कर जब हास्य बनाता है तो वो ऐसा तभी कर पाएगा जब उसका जनरल नॉलेज ठीक होगा। इसका एक और उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक बार कोई एक राष्ट्रीय घटना हुई थी और उस पर डीएनए का बड़ा चर्चा चल रहा था, डीएनए जांच को लेकर। तो मैंने उस पर एक कार्टून बनाया था और वो उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हुए मैंने वो कार्टून बनाया था। तो एक डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास में, क्या लहरी जी, मैं आपका प्रशंसक तो हूँ ही, लेकिन आपने वो डीएनए के स्ट्रक्चर को जिस तरह इस्तेमाल किया है तो आपका नॉलेज देखिए कितना अच्छा है। मैंने कहा सर, मैंने साइंस बायोलॉजी भी पढ़ा है और मुझे उस तरह का भी थोड़ा सा ज्ञान है। तो ये है कि दुनिया का कोई भी ज्ञान कभी फालतू नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं काम आता है। आप जब कार्टून बनाते हैं, आपने कहा कि ये जो जनजात जो आपका इंटरेस्ट था, या आपने फिर अपनी कला को तराश भी लिया, जीके भी आपका अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका अच्छा है, ड्राइंग स्किल भी अच्छी है, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी एक कार्टून बनाने की क्रिएटिव प्रोसेस क्या होती है? आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं रोया था। जी, सभी रोते हैं, है ना? लेकिन मैं जैसे ही रोया तो मेरे घर के लोगों ने खुशियां मनाई, ढोल बजाए, मिठाई बांटी। तो मेरे जीवन का वो प्रथम अनुभव था कि इस संसार में किसी के रोने पर हंसने का रिवाज है। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मेरी ये धारणा और ज़्यादा मजबूत हो गई कि जब जब आपका बुरा होता है लोगों को मजा आता है, जब आपकी नौकरी चली जाती है तो लोग आनंद मनाते हैं, जब आप कहीं पे असफल हो जाते हैं तो लोगों को खुशी मिलती है। तो बहुत सोच समझकर मैंने ये तय किया कि अपने रोने से ही लोगों को हंसाने का पेशा चुना जाए, और फिर मैंने कार्टून बनाना शुरू कर दिया। प्रोसेस ऐसे शुरू होती है। हमारे जीवन में जो बहुत सारे कष्ट आते हैं, जैसे हम घर से निकले तो सड़क पर पहले 4 गड्ढों ने आपका स्वागत किया, फिर जब आप चौराहे पर गए तो पुलिस ने आपकी गाड़ी रोक ली, फिर उसने कुछ पैसे लेकर आपको आगे जाने दिया, फिर जब आप नौकरी की तलाश में गए तो वहाँ कई किस्म के अलग अलग अनुभव मिले। तो तमाम जिंदगी में जो आपको थोड़े से खट्टे मीठे या कहीं कड़वे अनुभव मिलते हैं, उसको एक कार्टूनिस्ट अपनी क्षमता के माध्यम से कितना रोचक और कितना मीठा बना सकता है। इस चीज को पहले अंदर ही अंदर घुटने की शुरुआत की, और जब लगा कि हाँ मैं इस पर व्यंग निकाल सकता हूँ, इस बीच ड्राइंग की प्रैक्टिस चलती रही, चलती रहना चाहिए। आप देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रत्येक चित्रकार को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। मैंने जो कल चित्र बनाया था, मैं उसमें आज कुछ कुछ कमी देखता हूँ और मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि देखिए, कार्टून का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमाएं। आपने किसी को गुस्से में बताया और उसके चेहरे पर गुस्सा उस मात्रा में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी ड्राइंग की कमजोरी है। फिर संवाद तो उसके बाद आता है। तो कुल मिला के ये कि हम ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और दुनिया में घट रही तमाम घटनाओं को अपनी अलग दृष्टि से देखकर उसमें व्यंग भी ढूंढते रहते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत अच्छा कार्टून आ जाता है। इसमें आप जो बता रहे हैं, इस 2 प्रोसेस में 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपने एक एक्सप्रेशन के साथ एक चित्र को बनाया, फिर आपने कहा कि व्यंग, जो भाषा में व्यंग होना चाहिए, तो दोनों में महारत होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल दोनों में होना चाहिए। और एक चीज़ और है, और श्रेष्ठता तो तब आती है जब आप बिना संवाद का कार्टून बनाते हैं। आप मेरे कार्टून का एक जिक्र करता हूँ मैं, कि जेब्रा क्रॉस सड़क पर जो होता है, वहाँ से एक
व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति, वो एक व्यक्ति को हाथ पकड़कर सड़क पार करवा रहा है, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको वो सड़क पार करवा रहा है वो मोबाइल में लगा हुआ है, तो उसको एक नेत्रहीन व्यक्ति सड़क पार करवा रहा है। अब इसमें किसी संवाद की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ रहा है कि स्थिति क्या है। कितना सटायर, मतलब बहुत ही एप्ट जो आज की सिचुएशन या जी, आज बिल्कुल। के सिनेरियो पर है। हाँ। तो ये सोच, तो इसका मतलब एक कार्टूनिस्ट का काम 24/7 है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही बनाएगा कहा। तो सही टाइम पर, बट उसका प्रोसेस 24/7 चलेगा। आप तो ये मानिए कि हम लोग कई बार वाहन चलाते चलाते और अचानक दिमाग में कोई ख्याल चलते हैं, तो डर भी लगता है कि कहीं हम किसी से टकरा न जाएं, तो उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो ख्याल हैं वो भी जिद्दी होते हैं, वो भी आते ही जाते हैं दिमाग में। तो कार्टून कभी भी कैसे भी आ सकता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ख्याल आया, और आपको इतना ख्याल आ रहा है कि आपको कहीं गाड़ी रोक करके आपको उसको स्केच करना पड़ा? कई बार ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ कि कोई एक सिचुएशन दिमाग में आई और लगा कि यार कमाल है। बल्कि कभी कभी तो ये होता है कि कोई बहुत रोचक सा संवाद भी आता है दिमाग में, और ऐसा लगता है कि मैं पहुंचूंगा तब तक शायद ये संवाद दिमाग से निकल जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो फिर हमने कई बार ये हुआ है कि गाड़ी को एक तरफ रोकी और उसको कहीं थोड़ा सा दर्ज कर लिया, ताकि जब लिखने बैठे तो वो रिवाइव हो जाए, वो उसको हो जाए। elaborate हाँ, कर उसको पाए। और थोड़ा सा मांझ लें, ये हो सकता है, लेकिन वो कच्चा कच्चा तो हम कहीं ना कहीं नोट कर लेते हैं। तो ये आपके साथ भी होता है क्या? बिल्कुल। इसको दूर करने का क्या यही एक तरीका है कि जब ख्याल आए तब लिख लिया जाए? ये तो लाइलाज बीमारी है। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। आप सोचो कि नहीं, ये अपना काम से फ्री हो जाऊं तभी ये दिमाग में आए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये सारी चीज़ें आपको 24 घंटे चलती रहेगी। आप इतने समय से आप कार्टून बना रहे हैं और आप इतना इन डेप्थ इसका आपको नॉलेज है और इतना आप घुसे हुए हैं इसके अंदर, फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि कोई कार्टून बनाना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था? हाँ, ऐसा भी कई बार होता है। बिल्कुल, चूँकि आप जानते हैं कि मैं एक प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूँ, अखबार में हूँ, तो कई बार हमें आदेश भी हो जाते हैं कि इस विषय पर बनाना है, और हमें कई बार तो हमने कह भी दिया कि नहीं, इस पर मैं नहीं बना पाऊँगा, ये बहुत ही कठिन टास्क है और शायद इस पर कुछ व्यंग निकालना मुश्किल है। और उन्होंने प्रोत्साहित करके कहा कि आप कोशिश तो कीजिए, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और ऐसा हुआ भी है कि कोशिश करने पर लाजवाब कार्टून भी बन गया है। और कलाकार और एक डेडलाइन, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कलाकार के लिए डेडलाइन मतलब कि एक उसको पिंजरे में बांध देना। बिल्कुल। तो ये कैसा? ये भी होता है, लेकिन क्या होता है कि रोज रोज की चुनौतियां आपको आदी बना देती है। तो शुरू में लगता था कि रोज कैसे व्यंग सोचा जाएगा और एक निश्चित समय में कैसे सोचा जाएगा। कोई आप पर बंदूक लेके खड़ा है कि 7 बजे से पहले आपको ये करना ही है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन या तो मुझे देखिए, हमेशा मैं मानता हूँ कि जब व्यक्ति कुछ नहीं होता है तब ईश्वर की सत्ता का अनुभव होता है कि ईश्वर कहीं तो है। तो मुझे लगता है कि आज तो मैं नहीं बना पाऊंगा, और ईश्वर ने कहीं से न कहीं से एक ख्याल दिया दिमाग में और वो पक गया और कार्टून बन गया। एक चीज़ और मैं बताता हूँ। देखिए, अब चुनौती की बात की थी आपने जी। एक ऐसा ही चुनौतीपूर्ण कार्टून का वाकया मेरे साथ गुजरा था कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बार बार होती है, हर साल होती है। हम उस पर कई तरह के कार्टून बना चुके होते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अब दिमाग सूख गया है, अब इस पर नया क्या सोचें। तो ऐसा ही एक प्रसंग था कि बरसात की शुरुआत हो गई थी समय की, और बरसात हो नहीं रही थी। खेतों में लोगों ने बोहनी कर दी थी और उनकी फसलें थोड़ी थोड़ी उग कर सूखने की कगार पर आ गई थी, और बादल आकर घिरते थे, ऐसा लगता था कि आज बरसात होगी, और फिर वो लौट जाते थे। तो इतनी चिंता हो गई थी लोगों पे कि त्राहिमाम कर रहे थे लोग कि बरसात हो। उस पर मुझे एक कार्टून बनाना था। तो मुझे वही दिमाग में वही प्रश्न था कि यार, हर बार तो बना चुके हम सूखा और ये और वो। तो अच्छा, मुझे एडिटर ने कहा था कि इस पर एक भव्य कार्टून बनाना है, हम आज पूरा पेज दे रहे हैं, तो बड़ी भव्यता के साथ चाहिए। अब भव्यता के साथ जो कार्टून बन रहा है वो बहुत हल्का फुल्का भी नहीं होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि बेकार टाल दी। मैंने कार्टून सुन के आपको अच्छा भी लगेगा, वो कार्टून कितना प्यारा था। वो कार्टून ऐसा था कि जमीन पर एक बोरिंग की मशीन खड़ी हुई है, जो बोर करती है ना, वो मशीन, और उस बोर का मुंह जमीन पर न होकर उल्टा कर दिया था आसमान की तरफ। और वो एक बादल है ऊपर जो बिल्कुल पथरीला बादल है, और वो बोरिंग उसमें कर रहा है वो पूरा, और वहाँ से वो मिट्टी और ये सब गिर रही है,
और सारी भीड़ है जो पानी के इंतजार में बैठी हुई है। तो ये बिल्कुल एक नया विचार था, बिल्कुल अलग तरह का विचार था। ऐसा विचार पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। तो फिर वो भव्यता के साथ लगा भी और बड़ा लोगों को पसंद भी आया वो। अगर हम बात करें आज के समय की, अब अगर हम बात करें तो इंटरनेट आ गया है, एआई भी आ गया है, इनका और कार्टूनिस्ट और जो आपकी विधा है जी, आपको कैसे लगता है कि ये एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस? जी, अभी एआई का नाम जब पहले पहले आया और इसके चर्चे हमने सुने, तो मैंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि मैं इंदौर के किस चौराहे पे पान की दुकान लगाऊंगा, क्योंकि बेरोजगार होने वाला हूँ। तो हम शुरू में डरे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एआई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एआई अभी और परिपक्व होना बाकी है उसके लिए। क्योंकि देखिए, आपने भी देखा होगा कि एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भावनाएं नहीं डाल सकता। वो भावनाहीन चित्र बनाता है, भावनाहीन कार्टून बनाता है। तो अभी वो हम जो बना रहे हैं उसकी बराबरी तो वो नहीं कर पा रहा है। सेंसिटिविटी की कितनी ज़रूरत होती है? एक कलाकार को सेंसिटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन एक कार्टूनिस्ट, क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरह के चीज़ों को कवर करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स भी हो, जिस पर हम अभी आएंगे, तो हार्श से हार्श सब्जेक्ट को भी कवर करता है और डेलिकेट सब्जेक्ट्स को भी कवर करता है। तो एक कार्टूनिस्ट में सेंसिटिविटी किस मात्रा में होनी चाहिए या समय के हिसाब से चेंज होनी चाहिए? मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा, सर मुझे एलर्जी बहुत होती है, अस्थमा भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा, तुम कलाकार हो, और कलाकार हो इसलिए तुमको एलर्जी की तकलीफ है, और सर्वाधिक कलाकारों को एलर्जी की तकलीफ होती है। एलर्जी मतलब सेंसिटिविटी। तो जिसमें जितनी सेंसिटिविटी होगी वो उतना क्रिएटिव होता है। तो आपका सवाल ये है कि कितनी ज़रूरी है, तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे तो किसी का कष्ट देखकर उसका कष्ट मेरे अंदर एहसास होने लगता है। मैं अस्पतालों में जाने से बचता हूँ, मैं ख़ासतौर से आईसीयू में जाने से बचता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ किसी गंभीर मरीज को देखता हूँ तो वो कष्ट मुझे अपने आप में होता हुआ दिखता है। तो जो जितना सेंसिटिव होगा वो चीज़ों को उतना गहराई से समझेगा, और वो जितना गहराई से समझेगा उतना बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाएगा वो। तो जो आज अगर हम देखें, आपने ये भी बताया कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आज अगर जो युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं, उनको किस तैयारी के साथ जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? मैं इंदौर में हर साल इस नई पौध के लिए ही एक वर्कशॉप करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि नए लोग इस विधा में आए। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इसमें अवसर कितने हैं। यहाँ देखिए, होता क्या है कि लोग समझते हैं कि एक कार्टूनिस्ट को केवल अवसर अखबारों में ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जमाना बदला है, अब कार्टूनिस्ट को अखबारों के अलावा भी खूब सारे अवसर हैं। हाँ, उसको अपनी कला में पारंगत होना चाहिए। अगर आप हल्के फुल्की मेहनत कर रहे हैं तब आपके लिए ज़रूर तकलीफ़ें हैं, वरना अगर आप कार्टून की दुनिया में अगर थोड़ा ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी होती जा रही है। उसका मार्केट भी बड़ा है, उसमें आपको बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आजकल कार्टून का खूब उपयोग हो रहा है, क्योंकि कार्टून किसी बात को जितना आसानी से कन्वे करता है और दूसरी चीज़ उसको उस तरह कन्वे नहीं कर पाती है। कार्टून का उपयोग कई तरह से हो रहा है, और मैंने खुद ने भी किए हैं। मतलब ये कि करियर, एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी ही है कि आप उसमें पारंगत हों। अगर आपने कम मेहनत, हल्की फुल्की मेहनत से नहीं होगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि कार्टून की दुनिया में शायद कम लोग आते ही इसलिए हैं कि इस विधा में सफलता थोड़ी देर से मिलती है। क्योंकि जब आप पकने लगते हैं, जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आप जनता के रुझान को समझते हैं, तो इन सब को समझने के लिए आपको समय की ज़रूरत भी होती है। हालांकि फिर भी बहुत लोगों का इंक्लिनेशन इस तरफ आया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें या देखें तो महिला कार्टूनिस्ट की अगर हम बात करें तो वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। बिल्कुल, मुझे इसका क्या रीज़न आपको लगता है? नहीं, ये रीज़न तो मैं खुद खोज रहा हूँ अभी तक कि ये रीज़न क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर ये मेरा प्रश्न है कि भारतीय महिलाएं तो कार्टून के क्षेत्र में कमाल कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है, और वो जाने क्यों इसमें नहीं आती है। एक कच्चा सा कारण मुझे जो समझ में आता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है, कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि इसमें सफलता थोड़ी सी देर से मिलती है।
अब महिलाएं अगर शुरुआत करती भी होंगी इस क्षेत्र में और इस बीच उनकी शादी हो गई और जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो हो सकता है कि वो इसमें कुछ ज़्यादा समय तक के रियाज नहीं कर पाती हो। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को आना चाहिए इसको। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट ही हों, आप शौकिया तौर पर भी आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कई अवसर होंगे जब आपको इससे बड़ा नाम और दाम मिल सकते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो अगर हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहाँ सबको अपने विचार रखने की आज़ादी है, तो एक डेमोक्रेसी में कार्टूनिस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है उनका होना? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हर व्यक्ति के विचार का महत्व है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि हर व्यक्ति का शासन है। तो जब आपका शासन है तो आपको उस पर टिप्पणी करने का भी पूरा अधिकार है। और कार्टूनिस्ट तो देखिए, कार्टूनिस्ट बैरी नहीं होता है, कार्टूनिस्ट बड़ा प्रेमिल होता है। वो अगर आप पर एक कार्टून बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी अवमानना कर रहा है। कार्टूनिस्ट जिसका हितैषी है उस पर वो कार्टून बना रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वो आपकी सारी अच्छाइयों में किसी एक छोटी सी बुराई की तरफ इशारा भर कर रहा है। वो उसको अन्यथा मत लीजिए, उसको आलोचना मत मानिए, और मुझे लगता है उसको सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है। बिल्कुल। अब ये जरूर हुआ है कि आजकल सारे ही लोग, बल्कि सारी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी सहनशीलता में कमी आई है। लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ पर आहत हो जाते हैं, जरा सी बात पर उनको बुरा लगने लगता है, और ये सभी के साथ है। तो वो हास्य बोध की कहीं ना कहीं कमी होती सी दिखती है मुझे। पहले लोग खूब हंसते थे, खूब ठहाके लगाते थे, इसलिए वो बहुत स्वस्थ भी थे। तो आजकल लोग कहीं ना कहीं अंदर से पता नहीं क्यों कुंठित हो गए हैं, या पता नहीं जो भी कारण है। तो हंसना तो स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब आप कार्टून बनाते हैं, कोई भी एक थॉट प्रोसेस लेते हैं और आप शुरू करते हैं, तो क्या आपका कंपटीशन खुद से भी होता है? रोज ही खुद से कंपटीशन होता है। अभी इसका उल्लेख भी मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ कि मैंने कल जो कार्टून बनाया था, मैं आज भी उसमें कमी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, न सिर्फ चित्रांकन में बल्कि विषय वस्तु में भी। कभी कभी तो हमें ये भी लगता है कि हमने कार्टून बनाया और वो छप गया, और छपने के बाद हमें ख्याल आता कि इस कार्टून में मैं अगर ऐसा कर देता तो और ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जब आप स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं तो आप अपने आप को मांझने लगते हैं। तो इसी पे बताएं कि आपका सबसे फेवरेट कार्टून अभी तक आपने जितना बनाया है। जैसे आपने कहा कि एक आपने कुछ बनाया और आप अगर 2 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें गुंजाइश आप महसूस करते हैं कि इसको और बेहतर किया जा सकता था। तो 2 ऐसे कार्टून जो आपका फेवरेट कार्टून रहा, और एक ऐसा जिसको बनाकर आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई हो कि ये और बेहतर किया जा सकता था। इस सवाल ने तो मुझे मार ही डाला क्योंकि आप देखिए, हजारों हजारों, मतलब तो गिनती भी नहीं है, जी। इतने कार्टून बनाए हैं। और ये लेकिन कैसे, कुछ होता है ना कि कोई एक बड़ा दिल के करीब होता है। ऐसे भी बहुत सारे कार्टून हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। ऐसे कई कार्टून हैं जिसने कमाल की सफलता भी दिलाई, लोगों ने खूब सराहा कि कमाल कर दिया आपने, और अच्छा लगा लोगों को। तो ऐसा एक आध कार्टून भी नहीं है, और एक कार्टून पे हम फिदा हो जाएं ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कार्टून, ये तो आप बायस्ड हो रहे हैं, आप बताना नहीं चाहते कि आपके कार्टून को बुरा लग जाएगा कि नहीं किसी नहीं एक को नहीं चुन नहीं, लिया। अरे मैं ऐसा भी बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि मुझे अपने कई कई कार्टून बहुत प्रिय लगते हैं। तो ये चुनना मेरे लिए मुश्किल है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ेगा, जो कि सच नहीं होगा। तो मुझे झूठ बोलने से बचाइए ना। हाँ, क्योंकि आप कार्टूनिस्ट हैं और आप खुश रहना चाहते हैं, झूठ बोल के दुखी नहीं होना चाहते हैं। आजकल ये जो सोशल मीडिया का जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है, और उसमें कई मीम्स बन रहे हैं, मतलब शॉर्ट, आजकल ये एक तरीके से कार्टून भी एक तरीके से यही है कि बहुत गंभीर मुद्दों को या बहुत बड़ी बात को छोटे संक्षिप्त में समझाने का काम है। और सोशल मीडिया में भी इस तरह का काम शुरू हो रहा है। तो आपको क्या सिमिलैरिटीज़ लगती हैं, या क्या मेजर डिफरेंस है इन चीज़ों में? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया ने हम कार्टूनिस्ट के लिए चैलेंज खड़ा किया है। अच्छी बात है, चैलेंज से घबराने की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात मैं कहता हूँ इसको। सोशल मीडिया में जब से मीम्स और ये इतनी जल्दी, क्योंकि देखिए हमारे पास तो 24 घंटे हैं, हमें अभी कुछ रिएक्ट करना है तो हमारा कार्टून कल सुबह लोगों तक पहुँचेगा।
लेकिन सोशल मीडिया में तो अभी तुरंत आ जाता है, किसी भी घटनाक्रम को लेके तुरंत प्रतिक्रिया आती है और लोग भी लाजवाब सोचते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब मैं उनकी सराहना करूंगा कि हम जिन जिन को मौका मिल जाता है मीडिया में उनके तो नाम हो जाते हैं। कुछ लोग जो अनजान से होते हैं लेकिन बड़े प्रतिभावान होते हैं और उनके क्रिएशन जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो हम भी लाजवाब हो जाते हैं। पर उससे हम कार्टूनिस्ट को एक चुनौती मिलती है कि हमको अब इनसे हटकर सोचना है। तो हमको सोशल मीडिया पर भी नज़र रखनी होती है कि क्या क्या चल रहा है इस चीज़ को लेके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो उन्होंने सोचा उसी के आसपास हमने भी सोच लिया और कल को हम पर कॉपी का इल्ज़ाम लग जाए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं ये। तो उसने तो हमारे लिए पॉजिटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। जैसे हर कलाकार के लिए कहा जाता है कि जैसे आपने कार्टूनिस्ट के लिए भी कहा कि ड्राइंग की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। पेंटर होता है उसको कहा जाता है प्रैक्टिस करें, कोई गाना गाता है उसको रियाज करना है। लेकिन इसमें आपको सोचना भी है, सिर्फ आपको पेंटिंग या ड्राइंग ही नहीं करनी है, सोचना भी है। तो क्या ऐसा होता है कि जो नॉर्मल हमारी आपाधापी की ज़िंदगी है और डेडलाइन के साथ हमको अगर काम करना है तो हम अगर फिक्स्ड आवर में एक आदत के रूप में इसको बनाएं तो वैसे थॉट प्रोसेस भी आने लगते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप जिस तरह सोचने लगते हैं विचार आपको उसी तरह के अवसर देने लगते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब हम किसी खबर को इस नज़र से ही देखने लगें कि मुझे इस पर अपनी टिप्पणी करनी है तो मुझे उस एंगल से ही उसको देखना है, उसी तरह के बिंदुओं को ढूंढना है मुझे उसमें। मैं तो सड़क पर चल रहा हूँ तो मैं सड़क पर चलते हुए न सिर्फ विषय वस्तु देखता हूँ, मैं लोगों के हाव भाव को भी बहुत बारीकी से देखता हूँ। घर वालों के कभी आपने कार्टून बनाए हैं और अगर बनाए हैं तो क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, घर वालों के बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया और कभी कभार ऐसे कुछ खींच भी दिया। तो चूंकि वो तो सब मुझे प्रेम करते हैं ना तो उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। बल्कि यहाँ तो ये कहूँगा कि मैंने अपने मित्रों के भी कार्टून बनाए तो उनकी भी प्रतिक्रिया ठीक ठाक ही रही। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपके कार्टून से नाराज हुआ हो या दुखी हुआ हो? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। संयोग की बात है कि मेरे कार्टून से ज़्यादातर लोग खुशी हुए। हाँ, कभी कभार अब सोशल मीडिया के ज़माने में ज़रूर कुछ कुछ कार्टून, मेरा वो मकसद नहीं था जो उन्होंने सोचा, ऐसा भी हुआ। तो लेकिन ठीक है, एक दो दिन में वो चीज़ें सॉल्व भी हो गई। क्योंकि मैं हमेशा कार्टून को बड़े स्वच्छ मन से बनाता हूँ, कभी किसी की अवमानना करने के लिए नहीं बनाता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक कलाकार को अंदर से बहुत सहृदय होना चाहिए। तो मैं साफ मन से बनाता हूँ, इसलिए मुझे कभी बड़े कष्ट का सामना तो नहीं करना पड़ा। जैसे हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी में अगर एक कार्टूनिस्ट या कलाकार कुछ बना रहे हैं तो वो उनके ही व्यूज़ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ वो एक तरह से विपक्ष का भी काम कर लेता है? हाँ, ये तो होता ही है ना। हमेशा कार्टूनिस्ट एक स्थायी विपक्ष है, ऐसा कहा भी जाता है। तो बल्कि कार्टून को ही एक नेगेटिव आर्ट कहा जाता है कि कार्टून सराहना की चीज़ नहीं है। कार्टून हमेशा आपकी कमी है। आप एक छोटी सी खबर छपती है, मान लो कि यहाँ पर एक ब्रिज बनेगा। अब ये खबर तो पॉजिटिव है ना, लेकिन कार्टूनिस्ट का देखिए कहीं गिर न जाए, वो उसमें से नेगेटिव ही ढूंढता है। लेकिन ऐसा करते समय उसकी भावना बुरी नहीं है, वो आगाह कर रहा है। वो आगाह कर रहा है कि देखिए इस तरह की खबरें आई है, तो इसको पाठकों को भी उसी रूप में लेना चाहिए और लेते हैं। तो हाँ, मैंने जरूर एक छोटा सा प्रयास जरूर किया है। मैंने एक पॉजिटिव शुरू किया है अपने अखबार में। कार्टून इज ए नेगेटिव आर्ट, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है कि कार्टून में कुछ पॉजिटिव संदेश शुरुआती दौर में ही अगर दिखने लग जाए तो कैसा रहे। आगे आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब अब आप इतने साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं, इतना नॉलेज भी है, आपका पसंद भी है, आपका पैशन भी है, आप आगे क्या प्लान करते हैं कि आप किस तरीके से और सोसाइटी को अपनी कला के माध्यम से कुछ दे सकें? ऑल्दो आप दे रहे हैं। हाँ, मैं ये देखिए, ये प्लान आगे का नहीं है बल्कि चल ही रहा है। मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूँ कि जो क्षमताएं आपके पास है और जो ज्ञान आपके पास है वो औरों तक जाना चाहिए, और इससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर कोई सीख कर आपकी विधा में आएगा भी तो वो आपको अगर चुनौती भी देता है तो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि थोड़ा और तेज चलिए,
वरना मैं आपके करीब आ जाऊंगा। तो ये तो हमें प्रेरित करता है कि हमें तेज चलना चाहिए। तो मैं बाकायदा नई पौध के लिए वर्कशॉप करता ही हूँ, आपको मैंने बताया भी। और मैं चाहता हूँ कि नए लोग आएँ इसमें और अच्छा करें। और मैं तो चाहता हूँ कि महिलाएं भी पर्याप्त मात्रा में आएँ। कई बच्चियों को मैं प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि बेटा तुम लोग करो। और मैं यूँ क्लास तो नहीं ले पाता हूँ इतनी व्यस्तता के कारण, लेकिन जितना भी मैं आपको अपनी ओर से बता सकता हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने कहा कि कार्टूनिस्ट को एक तरीके से विपक्ष ही कहा जाता है जी। और जब आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कभी कोई कार्टून्स बनाते हैं तो क्या कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि आपको पॉलिटिशियंस ने थ्रेटन किया हो या ऑफर किए हो कि आप हमारे लिए बनाएं, इस तरह के बनाएं, इस तरह की कोई कभी कंट्रोवर्सी? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी ऐसे सीधे से नहीं आई। कभी कभार किसी की सलाह ये जरूर आती है कि आप ऐसा बना दें, उस तरह का बना दें, इस तरह का बना दें। और हम उसको इनडायरेक्ट अप्रोच जिसको हाँ, इनडायरेक्ट अप्रोच बिल्कुल ऐसे ही होता है वो। और हम उसको इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि हम वही बनाते हैं जो हमें बनाना है, क्योंकि वो व्यंग की कसौटी पर भी तो हो। सो थैंक यू सो मच, आप आए और आपने जो एक कार्टून की दुनिया इतनी रंगीन और इतनी इमेजिनरी दुनिया लगती थी बाहर से देख करके, और आपने अपने कार्टूनों की तरह ही इसे बड़ी सहजता से और बहुत खूबसूरती से हमें समझाया और कार्टून की दुनिया का एक तरीके से सैर कराई। सो थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम में आए और हमारे साथ इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने शेयर किए। यहाँ मैं कीर्ति जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कार्टूनिस्ट जो होता है वो अखबार के एक कोने में बिल्कुल निचली बस्ती की तरह होता है। तो हम निचली बस्ती के कार्टूनिस्टों को आपने जो इतना मान और सम्मान दिया है उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, रायपुर भी धन्यवाद का पात्र है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ भी धन्यवाद का पात्र है। थैंक यू सो मच।